बताने जा रही हूँ रिसर्च राइटिंग या शोध प्रपत्र किसे कहते हैं। देखिए, जब भी हम कोई अनुसंधान करने जाते हैं या फॉर एग्जांपल आप लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, आप डेजर्टेशन करेंगे, शोध अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर जब आप पीएचडी करने जाते हैं या फिर नेट का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें एक रिसर्च का पोर्शन आता है नेट के एग्जाम में। साथ ही साथ पीएचडी का लघु रूप डेजर्टेशन होता है और उसके कुछ स्टेप होते हैं, कुछ चरण होते हैं। उसी को आज मैं आपको डिफाइन करूंगी, विस्तृत रूप से बताऊंगी। शोध प्रपत्र सबसे पहले इसमें लेते हैं कोई भी एक विषय। विषय का चुनाव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विषय का चुनाव। और वास्तव में ये विषय क्या है? ये विषय नहीं है, ये समस्या होती है, प्रॉब्लम। हमें अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड कोई एक समस्या लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एक टारगेट दिया है कि आप सभी लोग एक रिसर्च पेपर लिखेंगे और रिसर्च पेपर होगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण के भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब आप ही बताओ, इस पृथ्वी पर पूरा एनवायरनमेंट है, इससे रिलेटेड तुम्हें क्या क्या समस्याएं लगती है? कोई समस्या है? प्रदूषण हो गया, लोग, और भ्रष्टाचार, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, आपदाओं से मनुष्य का विस्थापन हो गया। बहुत सारे आप देख रहे हैं क्षेत्र, पूरे नगर गांव, हमारे उत्तराखंड के अगर हम खासतौर पे बात करें, वहां से पलायन हो रहा है। ये सब एनवायरनमेंट इफेक्ट है। लोग, पानी नहीं होता है शहरों की और पलायन कर रहे हैं। अब रिसेंटली कोरोना फैला है, कोरोना से बैक रिवर्स या रिवर्स फ्लो, पुनः लोग गांव की ओर वापस जा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। और रोजगार कहां से आएगा? कैसे लोग अपना जीवन निर्वाह करेंगे? तो कहने का मतलब, रिसर्च राइटिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है या पहला चरण होता है विषय का चुनाव। विषय का मतलब होता है समस्या का चुनाव। हम किस समस्या को लेंगे, ठीक है? सबसे पहले होता है विषय या समस्या का चुनाव। तो जब भी आपने कोई विषय या समस्या ले ली, विषय या मैं बता रही थी सबसे पहले समस्या का चुनाव, क्योंकि जब हमें कोई समस्या होगी तभी तो हम उसके बारे में खोजबीन करेंगे, जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। जब हमारी समस्या नहीं है, हमारे सामने समाधान है, तो ना तो हमें उसके पीछे छुपे हुए तथ्य मिल पाएंगे, ना ही हम खोजबीन कर पाएंगे। आपके पास फॉर एग्जाम्पल जैसे नया नया सेलफोन चला है, आपको पता नहीं है हाउ टू ऑपरेट, आपको पता नहीं है कि आप उसे कैसे ऑपरेट करेंगे या कैसे मोबाइल फोन को चलाएंगे। तो सबसे पहले आप सीखेंगे, किसी से पूछेंगे कि भैया ये कैसे चलता है। फिर धीरे धीरे आप उसकी खोजबीन करेंगे, क्या क्या ऐप है, कैसे वर्क करता है, वीडियो कैसे बना सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो कैसे देख सकते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड कैसे देख सकते हैं। इन सब के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। कहने का मतलब, जिस विषय या समस्या के संबंध में आपको जानकारी नहीं है, तो उसके संबंध में सबसे पहले आप क्या करें हैं? जानकारी को इकट्ठा करना, खोजबीन करना, छानबीन करना। तो सबसे पहले हो गया विषय या समस्या का चुनाव, ठीक है? विषय या समस्या से संबंधित सेकंड में स्टेप इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अध्ययन क्षेत्र, रिसर्च एरिया जिसे कहते हैं। हम कहाँ का अध्ययन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी टॉपिक बताओ तुम, कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड, कि तुम्हें, जैसे हम प्राकृतिक जल स्रोत का लेते हैं, उत्तराखंड में खासतौर पे पौड़ी में जल की बहुत, पर्वतीय क्षेत्रों में ना पीने के पानी की बहुत कमी है, और कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? तो पीने के पानी की समस्या और सामान्य जनजीवन, ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है? फिर आता है सेकंड स्टेप की अध्ययन क्षेत्र। हम रिसर्च एरिया कौन सा लेंगे? पूरे भारत या पूरे विश्व के संदर्भ में तो हम अध्ययन नहीं कर सकते, ना तो हमारे लिए ये पॉसिबल है, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हमारे पास इतना टाइम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटे से क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा। क्षेत्र के चयन करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, आज सारी विधियां तो नहीं बता सकती छोटे से उसमें मैं। उसका चयन करने के लिए, जैसे निदर्शन, तुमने सैंपलिंग सुना होगा, सैंपलिंग ये एक चैप्टर है सामाजिक अनुसंधान का, चयन करना, चुनाव करना। उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं।
फॉर एग्जाम्पल यदि हमें हिल एरिया लेना है तो हमें पता है हमारे पास उत्तराखंड में जितना 88% उत्तराखंड का भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र है, 12% भाग यहाँ का मैदानी है। इस 88% क्षेत्र में हमें कौन सा लेना है, कैसे लेना है, हमें उस क्षेत्र का चयन करना है जहां पानी की समस्याएं हो, जो जल स्रोतों से विहीन हो। फिर ऐसे तो करना, शोध प्रपत्र का मतलब होता है किसी विषय या समस्या के संबंध में खोजबीन करना, जानकारी एकत्रित करना। अब इसे आप विस्तृत रूप से लिखेंगे कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है आपको ये जो रिसर्च पेपर लिखना है ये कम से कम 25 पेज का लिखना है। अगर तुम मोटा मोटा लिखोगे या डायग्राम बनाओगे तो वो 50 पेज हो जाएगा, 25 पेज तब होगा। और ये सबसे बड़ी बात, इस तरह की तुम्हारी थीसिस होगी, आगे मैं बताती जाऊंगी। इसी तरह का तुम्हें डेजर्टेशन करना पड़ेगा जो तुम 4th सेम में करोगे। तो तुम्हारे लिए ये लिखना, इसका मतलब पहले से ही पूर्व तैयारी एक तरह से हो जाएगी। जैसे तुमने शोध प्रपत्र लिखा तो सबसे पहले तुमने विषय लिया, मैंने कहा विषय जो भी होगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, चाहे वो होगा वायु प्रदूषण और सांस की समस्या, दमे की बढ़ती समस्या। ठीक है, टॉपिक हमने ये ले लिया वायु प्रदूषण, सिर्फ एक टॉपिक लेना है, ऐसा नहीं सारा प्रदूषण ले लोगे तो उसमें पजल हो जाओगे। या तो जल प्रदूषण ले लो, या वायु प्रदूषण ले लो, या प्राकृतिक एक कोई भी आपदा ले लो, पलायन ले लो, विस्थापन ले लो, कोई भी टॉपिक मैं दूंगी तुम्हें, तुम बना के लाओगे 4 टॉपिक, उसमें से मैं सिलेक्ट करवाऊंगी टॉपिक तुम्हारा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने तुमने कोई भी टॉपिक लिया कि वायु प्रदूषण और हमारे श्वास की समस्या या कोरोना वायरस, जो फिर अब हम सभी लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैंने मास्क उतारा है क्योंकि पढ़ाने में कठिनाई आती है, लेकिन तुम सब लोग मास्क लगा के बैठे हो। क्यों लगा के बैठे हैं? क्योंकि वायरस हवा के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंच जा रहा है। ये भी तो एक समस्या है, कोरोना का भी एक वो हो सकता है इसमें टॉपिक। कुछ बच्चे कोरोना पे भी कर सकते हैं, क्यों ये वायरस आया, क्यों ये हमारी सोसाइटी को। और इस कोरोना के आने से देखिए मात्र यही नहीं है, कोरोना के आने से हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा हुई है। जो लॉकडाउन पीरियड आया था उसमें घरेलू हिंसाएं बढ़ी थी। लॉकडाउन पीरियड में आदमी घर में ही रह रहे थे, नौकरी पे जाना नहीं था, घर खाली घर शैतान का घर, बेरोजगारी बढ़ी है, घरेलू हिंसा का प्रतिशत बढ़ा है, महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रतिशत एक मैगजीन ने निकाला था, इस बीच महिलाओं के प्रति हिंसाएं भी बढ़ी है, डिवोर्स और इनका रेशियो इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा है जो भी कोई इफेक्ट होता है उसका सीधा सीधा संबंध हमारे समाज पर, हमारी सोसाइटी पर पड़ता है, और हमें ये डिफाइन करना है कि उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले विषय या समस्या को लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोरोना और कोरोना से होने वाले सामाजिक प्रभाव या महिलाओं की परिस्थिति, इस पर एक आपने टॉपिक ले लिया। तो सबसे पहले जो आप लिखना शुरू करेंगे वो आप कोरोना से शुरू करेंगे। कोरोना क्या है, उसकी इतिहास, कहां से आया, किस किस देशों को प्रभावित किया, भारत में इसकी स्थिति कैसी है। फिर सेकंड आओगे महिलाओं पर, महिलाएं की परिस्थिति पहले कैसी थी, अब कैसी थी, वर्तमान में उनकी परिस्थिति कैसी है, कितना उनका सेक्स रेशियो है, कितना उनका साक्षरता अनुपात है पुरुषों की तुलना में, सब डिफाइन करना है क्योंकि तुम्हें रिसर्च पेपर लिखना है। तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होगा वो तो एज अ एसे मान लेना, वो क्या होगा, एज अ एसे होगा। सेकंड आएगा तुमने रिसर्च एरिया देना है। एरिया का मतलब तुम अगर तुम्हें लगे जैसे तुम्हें कोरोना का समाज पर या महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव देखना है तो तुम अपनी क्लासरूम को भी ले सकते हो, इस कॉलेज में जितनी फीमेल्स टीचर्स हैं उनको भी ले सकते हो, या फिर अपने गली या सोसाइटी में जितने घर हैं उसमें कम से कम तुम्हें 20 फैमिलीज, 20 महिलाओं का चयन करना पड़ेगा अपने रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो तुम्हें उस फॉर एग्जांपल तुम किस एरिया में रहती है निकिता? मवाकोट। इसने मवाकोट एरिया ले लिया, कोई गिंदी मेला लगता है ना मवाकोट में, मवाकोट का एरिया ले लिया, मवाकोट का एरिया लिया, इसने 20 परिवार लिए और 20 महिलाओं का चयन कर लिया। ठीक है, तो अब तुम सबसे पहले उत्तराखंड भारत के बारे में लिखे कि भारत है, भारत के इतने स्टेट्स हैं।
फिर उसमें उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है जो 9 नवंबर 2001 को 2000 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। इसके इतने 13 जिले हैं, 2 इसके वो हैं गढ़वाल मंडल। फिर उसमें इसकी तहसील आती है, इसका विकास खंड मवाकोट किसके अंतर्गत आता है उसका डिटेल देना है। फिर मवाकोट क्या है, इसकी क्या विशेषता है, कौन सा मेला लगता है, उसकी पूरी डिटेल। ध्यान से सुनो मेरी बात, रिसर्च पेपर राइटिंग में सारा काम आएगा। ये मत पूछना मैडम ये 25 पेज हम कहां से लिखे हैं, और ये 25 भी कम पड़ जाएंगे, तुम 50 लिख सकते हो। मैंने कहा ना तुम क्रीम हो मेरी। तो तुमने अध्ययन क्षेत्र को सेकंड उसमें डिफाइन कर दिया। थर्ड तुमने एक आता है संबंधित साहित्य का अध्ययन, इसमें एक संबंधित साहित्य का अध्ययन। क्या कभी जो तुमने टॉपिक लिया उसने कोई रिसर्च हुआ है? तुमने टॉपिक लिया है कोरोना काल और महिलाओं की परिस्थिति, क्या इस पे कोई रिसर्च हुआ है? बहुत से रिसर्च कोरोना पे हो चुके हैं। गूगल पे जाओगे, नेट से सर्च करोगे तो वो तुम्हें रिसर्च मिल जाएंगे, उनके बारे में एक एक छोटा पैराग्राफ तुम्हें इस वाले चैप्टर में देना है। फर्स्ट चैप्टर प्रस्तावना, सेकंड चैप्टर संबंधित साहित्य का अध्ययन, थर्ड अध्ययन क्षेत्र, थर्ड हो गया अध्ययन क्षेत्र। संबंधित साहित्य के अध्ययन में तुमने आज तक जितने भी अध्ययन हुए हैं उस व्यक्ति का नाम, उसके टॉपिक का नाम कि उसने कोरोना पे इस चीज का अध्ययन किया था, और ये इजीली मिल जाते हैं। हाँ, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इन सब चीजों के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जितने भी तुम संबंधित साहित्य के अध्ययन में रेफरेंसेस कहते हैं हम उनको, संदर्भ, कि हमने उन व्यक्तियों की किताबों को बताया, तो हमें उन्हें लास्ट में, इसके लास्ट में जब आप रिसर्च पेपर लिख लोगे एक संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी पड़ेगी, वो भी मैं अभी बनाने सिखाऊंगी। रेफरेंसेस लोगे तो तुम उस व्यक्ति का नाम, उसकी किताब का नाम, वो किस उसमें प्रकाशित हुई है, किस प्रकाशक ने प्रकाशित की है, और उसका पेज नंबर, ये सब लिखोगे। ऐसा नहीं है हमने गूगल, फेसबुक, उस फलाना वहां से उस किताब से लेकर टिप दिया कि हमने लिखा है, नहीं। जितना आप जिस किताब से देखकर लिखोगे, प्रस्तावना में भी कोई रेफरेंसेस लोगे किसी समाजशास्त्री का, तो उसको उस सूची में सबसे लास्ट में जो सूची लगेगी जिसे हम कहते हैं रेफरेंसेस लेंगे, उन रेफरेंसेस को हम सबसे लास्ट में जो संदर्भ ग्रंथ सूची बनाएंगे। हल्का सा तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब रिसर्च करोगे आगे पीएचडी में बहुत काम आएगा। और तुम्हारे जो कई बार क्या होता है, हम हाई फाई अपने सीनियर्स के अंडर में रिसर्च करते हैं, वो सब ये चीजें तुम्हें नहीं बताएंगे। वो कहेंगे जाओ और 150 की संदर्भ ग्रंथ सूची बना के लाओ। फिर तुम सुनोगे, यूट्यूब पे खंगालोगे कि संदर्भ ग्रंथ सूची कैसे बनती है, किसी से पूछोगे तो वो बताएगा, तुम अपने गाइड के पास जाओगे, वो कहोगे बिल्कुल गलत, काटो इसको, दोबारा बना के लाओ। उससे बेटर है उन सब चीजों से बचने के लिए जो इस क्लासरूम में तुम्हें बताया जा रहा है, बहुत डिटेल में मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो कि सब लोग नहीं बताते हैं। तो संदर्भ ग्रंथ सूची बनाई, फिर तुमने अध्ययन क्षेत्र मैंने जैसे बताया था उसको डिफाइन किया। फिर नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में आप अध्ययन रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो चर्चा करेंगे। तुमने अध्ययन की विधियां कौन सी ली उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना, निदर्शन किसे कहते हैं, साक्षात्कार किसे कहते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली किसे कहते हैं, ठीक है, अवलोकन किसे कहते हैं, सामूहिक अवलोकन क्या है, फिर आपने किस किस चीजों का चुनाव किया, और अध्ययन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, तुम्हें 4 या 5 ऑब्जेक्टिव लिखना। अध्ययन के उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव इसे कहते हैं, जो भी तुमने टॉपिक लिया है तुम्हारा उद्देश्य क्या है इसको चुनने का, अब तुम क्यों रिसर्च कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक उद्देश्य हो गया कि हमें कोविड के प्रभावों का आकलन करना कि उसने महिलाओं की स्थिति को कितना प्रभावित किया है, ठीक है, क्या किस सीमा तक प्रभावित किया है। या फिर उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव्स में हम आ सकते हैं कि कोविड ने हमें कल की जगह आज किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है ना। अध्ययन के उद्देश्य बहुत सिलेक्टिव होते हैं। बनाने से पहले मैं तुम्हें उद्देश्य हर टॉपिक से रिलेटेड बनाने सिखाऊंगी,
मुझे उद्देश्य बनाकर दिखाना। तो फोर्थ पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी, अनुसंधान पद्धति हो गया। पांचवा जो इसका चैप्टर होगा वो होगा अध्ययन की विधियों से जो हम तथ्यों को संकलित करते हैं, डाटा का टेबलाइजेशन करना पूरे एज वाइज, कि तुम्हें मैं एक पूरी रिसर्च पेपर दिखाऊंगी भी उसके अनुसार कि तुमने किस किस आयु समूह के व्यक्तियों को चुना। इतने से इतने, इतने से इतने, इतने व्यक्ति हैं, जैसे 15 से 18 वर्ष के इतने व्यक्ति हैं, 18 से 24 वर्ष के इतने व्यक्ति हैं, उनके बारे में टेबलाइजेशन करना। इन जितने डाटा कलेक्ट किए, तुमने जितने तथ्यों को संकलित किया, क्वेश्चन बनाना। एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है, अनुसूची या प्रश्नावली का निर्माण। अनुसूची और प्रश्नावली जो भी निर्माण करोगे वो संदर्भ ग्रंथ सूची से पहले लास्ट में लगेगी। प्रश्नों की कम से कम तुम 15 प्रश्नों की सूची बना लेना, या तो वो प्रश्नावली बना लेना, अनुसूची दोनों होती ही प्रश्नों की सूची है। तुमने बना ली उन प्रश्नों की सूची और तुमने उन्हें लास्ट में टैग कर दिया कि हमने ये प्रश्न पूछे थे, सिर्फ उत्तर सहित नहीं, सिर्फ सूची बनाकर प्रश्नों की सूची बनानी है। फिर उसी सूची के अनुरूप तुम्हें, जैसे तुमने 15 क्वेश्चन बनाए थे, उन 15 क्वेश्चन को टेबल में डिवाइड कर लेना, व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, लास्ट में अपने आप उसका उपसंहार कि तुम इसके बारे में क्या राय रखते हो, क्या विचार रखते हो।